नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और करंट अफेयर में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए देखेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, हाल ही में किस समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूलों को 2000 करोड़ रुपए फंड देने की घोषणा की है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं भाई। 2000 करोड़ रुपए अंतरराष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूलों को। चार समूह है यहाँ पर: रिलायंस समूह, अडानी समूह, टाटा समूह या फिर महिंद्रा समूह। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? वो होगा भैया अडानी समूह। हाल ही में अडानी समूह के जो फाउंडर हैं गौतम अडानी, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूलों को 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है उनकी स्थापना करने के लिए। तो यह अडानी समूह, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अडानी समूह। अब बात करेंगे थोड़ी सी अडानी समूह के बारे में। यदि हम अडानी समूह की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई भाई? स्थापना अडानी समूह की कब हुई? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है भैया इसके? तो वो है गौतम अडानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछ लेगा ना चेंज करके, यहीं पर यदि क्वेश्चन चेंज करके पूछ लेगा इस तरह से। अब आपको तो बता दिया मैंने कि भैया ये जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन एक नोट पॉइंट लिखेंगे, एक नोट लिख लेंगे। एक रिपोर्ट आती ब्लूमबर्ग, उस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी नहीं है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी नहीं है। लिखेंगे भाई ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। नील अंबानी। तो देखिए, रिपोर्ट जो आती है ना ब्लूमबर्ग, ये हाल ही में अभी जारी हुई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो अनिल अंबानी हैं। आपने बताया एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो आपने अभी गौतम अडानी को बताया, लेकिन ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार आप बता रहे हैं अनिल अंबानी। कारण क्या है इस बात का? तो यदि हम इस रिपोर्ट के कारणों की चर्चा करें तो ये जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट है, इस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट केवल उन्हीं उद्योगपतियों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करती है जिनकी विरासत कई पीढ़ियों से चली आ रही है। लिख लेंगे भाई, कई पीढ़ी पुरानी विरासत वाले उद्योगपति। इस रिपोर्ट में जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट है, इस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनकी विरासत कई पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन गौतम अडानी तो अभी किसके भी फर्स्ट जनरेशन के उद्योगपति हैं, तो इनको इसलिए इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन होंगे आपके ब्लूमबर्ग के अनुसार? अनिल अंबानी। इन बातों का आपको ध्यान रख लेना। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए,
भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है? अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है, तो भैया वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है अनार की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राजील, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अफ्रीका। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली अनार की वाणिज्यिक खेप भेजी है। अब बात करें थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे, देखिए क्या होती है हमारी पृथ्वी, ये हमारी अर्थ है। तो ऑस्ट्रेलिया से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा? यदि हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में बराबर, भाई हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया 0 डिग्री लाइन के द्वारा, भूमध्य रेखा, और एक रेखा हमने इस पे खड़ी डाल दी इस तरह से, एक रेखा इस पर इस तरह से आ गई, तो क्या बना ये? पृथ्वी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो ये 0 डिग्री ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं देशांतर, और जो 0 डिग्री नीचे वाला इसे कहते हैं भूमध्य है, भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। और जो पड़ी हुई रेखाएं होती है ना ये वाली इस तरह से ऐसे, इन्हें कहते हैं देशांतर। क्या कहेंगे इनको? सॉरी, अक्षांश बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे अक्षांश। तो यदि हम इस पृथ्वी को इस तरह से बांट दें तो जो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन निकल के आती है, जो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ से लोकेशन निकल के आएगी वो जस्ट यहाँ पड़ता है इस तरह से। कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ता ऑस्ट्रेलिया। तो इससे आपको क्या बात समझ में आई? यदि हम इस ग्लोब को 4 हिस्सों में बांट देंगे इस तरह से, तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी। और जस्ट इस साइड जाएंगे तो पश्चिमी, और इसके इस साइड जाएंगे तो पूर्वी। ये कौन सा हो जाएगा भैया? पूर्वी गोलार्ध। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है वो नीचे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? नीचे वाला पार्ट तो यहाँ से नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, और जस्ट इस साइड वाला हो जाएगा पूर्वी। तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। तो एक बार सिंपल समझ में आई, कहाँ पड़ता है? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। प्रशांत महासागर में पड़ता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रशांत महासागर पूछ लेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की क्या है भैया? राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री वो है एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज पीएम है ऑस्ट्रेलिया के। यदि हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की और बातों के बारे में, देखिए यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो बात आपको बताऊँ। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछ लेता भैया ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन कौन थे भाई, तो हो जाएंगे ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सैंडी। यदि हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की नदी, तो कौन कौन सी ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं? वो होंगी आपकी मुरे और डार्लिंग। ये 2 रिवर ऑस्ट्रेलिया की हैं, एक मुरे और दूसरी डार्लिंग। पूछा जाता है एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, तो मुरे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। और क्या पूछ सकता है ऐसे? और पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत कौन सा ऑस्ट्रेलिया में? तो वो है माउंट किसकिसको, माउंट किसकिसको, किसकिसको। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इतने नोट पॉइंट आपको यदि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित याद हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे सिंपल। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश, कौन सा देश 200 मिलियन यूएस डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदने का समझौता किया है? आपको समझ में आ गया आकाश मिसाइल प्रणाली है क्या? तो उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंग्लैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब या फिर इंडोनेशिया। तो आकाश मिसाइल प्रणाली को 200 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदने का जो समझौता किया है वो क्या है? फिलीपींस ने। किसने किया भैया? फिलीपींस ने समझौता किया।
अब बात करें थोड़ी सी फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस के लिए कैपिटल की बात करें, राजधानी यहाँ से एग्जाम में पूछ लेगा संबंधित देश की, तो वो क्या होगी, मनीला। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। बात करेंगे मुद्रा की, यदि हम फिलीपींस की मुद्रा की बात करें तो वो होगी पीसो। क्या होगी भैया, फिलीपींस पीसो। यहां से एग्जाम में ये 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। पड़ता कहां पर है, तो पड़ता दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता आपका फिलीपींस। अब यहाँ से तो राइट आंसर फिलीपींस हो जाएगा। अब बात करेंगे आकाश मिसाइल प्रणाली है क्या, आकाश मिसाइल प्रणाली क्या है। तो देखिए जो आपको यहाँ पर पीपीटी में नजर आ रही होगी आकाश मिसाइल, ये क्या करती है भैया, ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है। एक तरह क्या है, डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम है। और अभी डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, तो देखिए तो 4 मिसाइलें लगी होती हैं एक सिस्टम में। एक बैटरी में कितनी 4 मिसाइल लगी होंगी, 4 मिसाइलें लगी होती हैं। अब ये करता किस तरह से काम है, तो देखिए एक तरह की आप कह सकते हैं रडार भी है, मतलब इसी के अंदर एक रडार लगा होता है। कोई दुश्मन देश का विमान यहाँ पर एंट्री करेगा तो वो ये इसका जो रडार है वो उस विमान को कैच करेगा और फिर उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये सिस्टम क्या भैया, आकाश मिसाइल प्रणाली का ये सिस्टम में क्या खास बातें हैं इसकी। तो यदि हम इसकी खास बात के बारे में चर्चा करें तो यह हवा से हवा में मार कर सकती है। हवा से हवा में किस तरह से, तो किसी विमान के अंदर इसको सेट कर दिया और दूसरा विमान उसके सामने से आ रहा तो उसको हिट कर सकते हैं आकाश मिसाइल के थ्रू। दूसरा यह कर सकती है हवा से जमीन में, हवा से जमीन की मार कर सकती है। तीसरी क्या प्रणाली है इसकी, जमीन से हवा में कर सकती है, जमीन से हवा में कर सकते हैं। तो यहां से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे अपने, देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने आशा योजना किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अब आशा योजना क्या है भी, तो आशा योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा जो किसान फसल उगाते हैं उन फसलों को खरीदने का 100% कि इस तरह से भी यदि आपने 10 क्विंटल फसल खरीद मतलब उगा ली, तो यदि आपकी फसल कोई नहीं खरीद रहा है तो एक निर्धारित मूल्य पर गवर्नमेंट आपकी फसल खरीदेगी। तो उनमें कौन कौन सी फसल रखी गई है, जैसे रखी गई है भैया उड़द, मूंग, अरहर, ये जो दाल होती हैं, इन फसलों को इस योजना के आशा योजना के अंतर्गत रखा गया। आशा योजना के अंतर्गत इन फसलों को रखा गया है। उद्देश्य क्या है इस योजना के, तो इस योजना के उद्देश्य ये है कि जो हम दालों का बाहर से आयात करते हैं, उन दालों का हम बाहर से आयात करते हैं, उस आयात को कम करना, दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता को कम करना। आप कहोगे भैया क्या बात बता रहे हो, भारत सरकार खरीद रही है, उससे आयात का क्या मतलब। मैंने कहा किसान डर के मारे इसलिए नहीं हुए कि कहीं इसका रेट कम ना हो जाए यार, इसको कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। लेकिन जब गारंटी मिल जाएगी, जब गारंटी मिल जाएगी तो किसान क्या करेंगे, फसल को उगाना शुरू कर देंगे। यदि हमारी फसल कोई नहीं खरीदेगा तो भारत सरकार उस फसल को खरीद लेगी और उसका अधिक उत्पादन होगा। और जब देश के अंदर ही उनका दालों का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा तो हमें जरूरत क्या रहेगी बाहर से दाल मंगाने के लिए। तो उससे हमारा एक तो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बच जाएगा। भाई अन्य देश डॉलर में तो पेमेंट लेते हैं, यदि हमें किसी देश से दाल मंगानी है तो हम उसको डॉलर में तो पेमेंट करेंगे, तो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है इससे वो बच जाएगा। तो कई टारगेट होते हैं ऐसी योजना को लेकर के। तो कब तक चलाने का लक्ष्य रखा गया है, वो 2025 और 2026 तक को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। यही मैंने आपको बता दिया भैया। अरहर, उड़द, मसूर 100% दाल खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे अपने, देखिए भाई हाल ही में धर्म गार्जियन एक युद्धाभ्यास होता है, वो किन 2 देशों के मध्य हुआ है। छठा संस्करण हुआ इसका, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का छठा संस्करण हुआ है, किन 2 देशों के मध्य इसका आयोजन हुआ है। तो बताएंगे भैया, एक तो उसमें भारत हो जाएगा और दूसरा कौन सा देश है, ब्राजील, रूस, जापान या फिर थाईलैंड। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए ब्राजील, रूस, जापान और थाईलैंड। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है,
बताऊंगा इसके बारे में भी, इनका उद्देश्य क्या होता है। तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पर राइट आंसर की, तो हो जाएगा जापान। जापान की यदि बात करें तो मुद्रा क्या हो जाएगी, जापान की मुद्रा येन, राजधानी हो जाएगी टोक्यो। कौन से इसमें पड़ता है भैया, एशिया महाद्वीप में पड़ता। तो ये बातें बतानी जरूरी है भैया तुम्हें जापान वगैरह के बारे में। अब बात करेंगे युद्ध अभ्यास के फायदे क्या होते हैं। तो देखिए जो सेनाएं होती हैं जो युद्ध अभ्यास करते हैं उसके फायदे होते हैं, एकदम आतंकवाद से लड़ने में मदद मिलती है। दूसरा, यदि हमारा देश का किसी दूसरे देश के साथ में संघर्ष होता है तो हम उसका क्या करते हैं, पहले से ही अभ्यास करते रहते हैं कि भाई दूसरे देश का अटैक यदि हमारे ऊपर हो जाएगा तो हम उसका जवाब किस तरह से देंगे। तो इन युद्ध अभ्यास का ये फायदा होता है। भारत और अन्य देश के मध्य बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते हैं, उन्हीं के बारे में हम एक बार मोटा मोटा देख लेंगे। देखिए भारत और दूसरे देशों के बीच होने वाले जो प्रमुख युद्ध अभ्यास है वो कौन कौन से हैं। जैसे देखिए पहला दिया है भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के मध्य कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। चलिए हम बात करें भारत और कजाकिस्तान के मध्य युद्ध अभ्यास की, तो क्या होगा, उसका नाम है काजिन, काजिंद। अब देखिए याद कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा काज, कजाकिस्तान यहाँ से हो जाएगा, और इंद यदि काजिंद का वो करेंगे ठंडी विच्छेद तो किस तरह से होगा, वो होगा काज प्लस इंद। यदि हम इसको चेंज करेंगे इंग्लिश में तो कैसे हो जाएगा, प्लस IND। तो कजाकिस्तान प्लस इंडिया, नाम में आंसर छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ। कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान का प्लस इंद, काजिंद। आधा शब्द कजाकिस्तान का, आधा इंडिया का, वहां से एक्सप्लेन हो गया तो मेरी चीजें याद हो जाएंगी। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है इसे कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रे प्लस हिंद, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे ऑस्ट्रे प्लस हिंद का तो क्या होगा, ऑस्ट्रे प्लस हिंद। अब देखो ऑस्ट्रे शब्द से बना ऑस्ट्रेलिया और हिंद जो आ रहा उससे क्या बना हिंदुस्तान, तो इसमें तो याद करने वाली क्यों जरूरत है नहीं, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ। अब भारत और रूस, भारत और रूस इन दोनों के मध्य युद्ध अभ्यास होगा उसको कहते हैं इंदिरा, आप इसको याद कर लेना। भारत और ओमान के मध्य जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है अल नजाहा, अल नजाहा। भारत और ओमान के मध्य जो युद्ध अभ्यास होगा उसका मतलब होगा अल नजाहा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, यहाँ पर नाम आपको नजर आ रहा है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। भारत और थाईलैंड के बीच का युद्ध अभ्यास होगा मैत्री। भारत और ब्रिटेन के बीच का जो युद्ध अभ्यास होगा उसका नाम होगा अजय वारियर। भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम होगा गरुड़ शक्ति। भारत मंगोलिया का सैन्य अभ्यास होगा धूमटू हाथी। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तरह के पूछे जाते हैं भाई, इनको आप याद कर लेना, इस टेबल से क्वेश्चन देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट तरफ चलेंगे इसमें, भारत के मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना है। आप कहोगे भैया पनडुब्बी क्या होती है, मैंने कहा भाई जाहिर सी बात है, पहले आप इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताएं उसके बाद मैं बताऊंगा पनडुब्बी क्या होती है। तो बात करेंगे यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की यदि हम बात करेंगे तो होगा वर्ष 2026 तक पनडुब्बी मत्स्य 6000 के बनने की पूरी संभावनाएं हैं 2026 तक। आप क्या कहेंगे पनडुब्बी क्या होती है, मैंने लिखो भाई पनडुब्बी, यह एक यह एक ऐसी मशीन होती है जो समुद्र की गहराई में चलती है। अब देखिए उसका क्या लक्ष्य होता है, क्या फायदा होता है। पनडुब्बी कई प्रकार की होती है, जैसे परमाणु पनडुब्बी, एक परमाणु पनडुब्बी हो जाएगी, एक सिंपल पनडुब्बी हो जाएगी, उनके बारे में डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि पनडुब्बी मैंने आपको बता दी भैया एक ऐसी मशीन होती है समुद्र जल के नीचे चलती है, समुद्र जल के गहराई में चलती है। अब जो मत्स्य पनडुब्बी है ये क्या होगी,
अब भाई ये जो पनडुब्बी होगी, ऐसी पनडुब्बी है इसमें 3 से 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कुछ समुद्र की गहराई में चले जाएंगे तो जाने के बाद में प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी, खाने पीने का सामान इस पनडुब्बी में मिलता रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, जब ये पनडुब्बी समुद्र की गहराई में जाएगी तो हमें पता चलेगा समुद्र के अंदर जो ताजे जल का स्रोत है वो कहाँ से मिलता, समुद्र की गहराई में क्या क्या मिनरल्स हैं उन मिनरल्स के बारे में पता चलेगा, समुद्र के अंदर जैव विविधता के बारे में जानकारी मिलेगी मत्स्य पनडुब्बी के द्वारा। 3 से 4 व्यक्ति इस पनडुब्बी में बैठ सकते हैं। दूसरा, अन्य प्रकार की जो पनडुब्बी होती है वो उनका यूज करती है सेना। जैसे इंडियन नेवी में कई प्रकार की पनडुब्बी है, साधारण पनडुब्बी और दूसरी जो जो होती है वो परमाणु पनडुब्बी। वो 2 प्रकार की पनडुब्बी होते हैं जिनके द्वारा देश की रक्षा की जाती है। तो भाई मत्स्य पनडुब्बी के बारे में आपको जानकारी मिली, मैंने आपके इस बारे में आपको बताई दिया। भाई देखना ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। मत्स्य 6000 पनडुब्बी जो होती है समुद्र के अंदर गहरी जैव विविधता की खोज करेगी इस पनडुब्बी के द्वारा और उनका संरक्षण किया जाएगा। दूसरा, समुद्र के अंदर ताजे जल का स्रोत पता किया जाएगा। समुद्र के अंदर जो मिनरल्स है उनके बारे में चर्चा की जाएगी। आप कहोगे भैया मिनरल्स का हमें पता, ताजे जल के स्रोत का पता, लेकिन जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है? ये तो यदि हम जैव विविधता के बारे में चर्चा करें तो जैव विविधता एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक ही स्थान पर बहुत अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सरकार उसको रिजर्व घोषित कर देती है कि भाई यहाँ पर बहुत अधिक प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं तो उनको संरक्षण देती है। उसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता केंद्र। यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे अपने। देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा एवं कार्य खेल मंत्रालय। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा भाई? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 तो वो होगा आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब जो योग पुरस्कार है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, इसके अनुसार दी जाती है भैया 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की सम्मानित राशि दी जाती है, सम्मानित राशि दी जाती है इसके अनुसार। तो यहाँ से आपको बातें समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। देखिए हाल ही में रूस ने भारत को किस लड़ाकू विमान को खरीदने का प्रस्ताव दिया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो रशिया ने भारत को किस विमान को खरीदने का प्रस्ताव दिया है? तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर दिए हैं भैया F-35, सुखोई 57, तेजस या फिर राफेल। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? वो होगा हमारा, यदि रशिया ने पूछा ना, रशिया, तो होगा सुखोई 57। इस विमान को खरीदने का लक्ष्य दिया है किसने? रूस ने। यदि हम बात करेंगे भैया F-35, तो ये कहाँ का विमान है? इसको खरीदने का लक्ष्य दिया अमेरिका ने। किसने दिया फिर? यूएसए या फिर अमेरिका। दोनों विमान कैसे भैया? 5वीं पीढ़ी के विमान है, 5वीं पीढ़ी के विमान है। अब इन विमान की खासियत क्या होती है? तो इन विमान के अंदर लगी होता है स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी। क्या लगी होती है इन विमान के अंदर? स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी विमान के अंदर लगी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टील हेल्थ टेक्नोलॉजी विमान के अंदर लगी होती है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है इसके द्वारा ये विमान रडार पर नहीं आते। आपको भैया रडार तो आपने कई बार यूज कर लिया, रडार क्या होता है? मैंने कहा रडार को भी एक्सप्लेन करेंगे भैया। इसके कारण विमान रडार पर नहीं आते। विमान कहाँ नहीं आते भैया? रडार पर नहीं आते। अब देखो स्टील हेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है भाई। यहां से क्या जा रहा है? ये विमान जा रहा है इस तरह से, ऐसा विमान जा रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर जो लगी होती है, यहाँ पर लगे होते हैं रडार सिस्टम।
क्या लगे हुए हैं, रडार लगे हुए हैं। और ये विमान यदि हमारे क्षेत्र में एंट्री कर गया तो इन रडार के द्वारा कैसे काम किया जाता है, तो ये विमान यहाँ से जाते हैं इनके पास तक, किरणें भेजते हैं विमान के पास तक, पहले भेजेंगे और इन किरणों को फिर वापस विमान तक, रडार तक ले आएंगे। तो इसके द्वारा पता लगाएंगे कि कोई दुश्मन देश का विमान हमारे क्षेत्र में एंट्री कर गया। भाई इधर से किरणें जा रही हैं यहाँ से और यहाँ से लौट के वापस आ रही हैं, तो कुल जाने का समय और आने का समय उसके द्वारा कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी पर ये विमान है, और फिर इसको टारगेट करके हिंट कर दिया जाता है। लेकिन इस स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होगा, यहाँ से ये किरणें जाएंगी तो सही, लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी लगी है स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी, ये किरणें यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यहाँ पर वापस नहीं आएंगी। यहाँ से जा तो रही है लेकिन वापस नहीं आएंगी। जब किरण जा पहुंच रही है लेकिन वापस नहीं आ रही, तो कैलकुलेशन किस चीज का करेंगे, इस कारण ये विमान रडार पर नहीं आते। तो आपको एक स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। अब बात करेंगे विमान नंबर सीधे दिया है तेजस। ये कहाँ का है, जो तेजस विमान है ये है भैया स्वदेशी भारत का विमान है, स्वदेशी विमान मतलब भारत ने बनाया। राफेल फ्रांस ने दिया भारत को, किसने दिया भैया, फ्रांस ने दिया है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में दिल्ली की नई सीएम कौन बनी है, दिल्ली की नई सीएम कौन बनी है, चार ऑप्शन दिए गए, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल या फिर आतिशी मारलेना। तो यदि हम बात करें दिल्ली की नई सीएम तो बनाई गई है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनाई गई है। किस पार्टी में हुई है, तो ये है बीजेपी, बीजेपी की सीएम बनी है। अभी देखिए हाल ही में 2025 में चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, जिसके 12 फरवरी को नतीजे आए दिल्ली चुनाव। तो इस दिल्ली चुनाव का जो रिजल्ट आया वो इस तरह से था। यहाँ पर टोटल सीटें हैं 70 विधानसभा की टोटल सीटें 70 है दिल्ली के अंदर। अभी 70 सीटों में 48 सीटें किसके पास हैं, बीजेपी के पास में। 48 पे जीत दर्ज की बीजेपी ने, वहीं पर 22 सीटों पर जीत दर्ज की आम आदमी पार्टी ने। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ऐसा है जिसकी अपनी विधानसभा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री चुना जाता है, मतलब यहाँ की विधानसभा है। तो ये भी आपको याद रख लेना भैया। किसका स्थान लिया है तो भैया आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना पूर्व सीएम है, पूर्व सीएम। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया पूर्व सीएम है दिल्ली के। 21 सितंबर को दुर्घटना हुई थी, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी मारलेना है, इनको सीएम बनाया गया। और अब ये क्या हुआ भैया, बीजेपी की आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर गिर गई, क्योंकि बीजेपी वहां पर बहुमत में आ गई चुनाव होने के बाद में। और इसके बाद रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम बनाया गया। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, चार ऑप्शन देखिए, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया भाई, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो किसने दिया इस्तीफा, वो दिया है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिन से हिंसा चल रही थी। कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री, एन बीरेन सिंह। तो यहाँ पर दो समुदायों में हिंसा चल रही थी, आदिवासी समुदाय में। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।